स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड्स क्यों बनाता है? आंसर इज कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, हमें पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4. इट मीन्स इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स. 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होने के कारण इसको 4 इलेक्ट्रॉन ना तो कोई दे सकता है, ना ही ये किसी को 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो इट मीन्स नाइदर लूज नॉर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है। देन हाउ विल इट ओवरकम दिस प्रॉब्लम? To overcome this problem, it share electrons. ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। शेयरिंग करने की वजह से, जो शेयरिंग से जो बॉन्ड्स बनते हैं, these are called covalent bonds या covalent, and these compounds are called covalent compounds. Next question. Why does the element carbon form a very large number of compounds? Carbon compounds are present in nature in very large number. Why? कार्बन अपना एक वर्सेटाइल नेचर शो करता है। उसके लिए उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कि कार्बन इज टेट्रावलेंट। टेट्रावलेंट अभी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4, वैलेंसी इज 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से इसको कहा जाता है टेट्रावलेंट। इट मीन्स एट अ टाइम कार्बन के साथ एक बार में 4 एटम्स जुड़ सकते हैं। तो टेट्रावलेंसी एक रीजन है। दूसरा है इट हैज एबिलिटी ऑफ कैटेनेशन। कैटेनेशन किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है जिसमें उस एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर लॉन्ग चेन बनाए। कार्बन 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 एक बहुत लंबी चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड कैटेनेशन। इन 2 प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा अमाउंट में नेचर में पाए जाते हैं। ये लंबी चेन क्यों बना पा रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज इट्स सेकंड शेल where 4 electrons are present. Suppose it is sharing electron with hydrogen. ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पर कार्बन का न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। दैट्स वाई दिस बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इन पर स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स वाई दे कैन मेक अ लॉन्ग चेन विच आर स्टेबल। तो आंसर हमारा यही है। ये 2 कीवर्ड्स हैं, वो हमें अंडरलाइन करने हैं। टेट्रावलेंसी एंड कैटेनेशन, इन 2 प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड्स नेचर में मिलते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? गिव वन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे लेकिन उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग होते हैं, वो सारे आइसोमर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन, वी नो ब्यूटेन इज C4H10 and it is molecular formula.
इसके अगर हम आइसोमर्स बनाए या इसके हम स्ट्रक्चर्स बनाए तो 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन बी फॉर्म. फर्स्ट 1 2 3 4 and all remaining valencies are completed with hydrogen. सेकेंड स्ट्रक्चर इसका ये बन सकता है 3 कार्बन एटम्स की चेन, 1 कार्बन एटम इज ब्रांच्ड here and valencies are completed by hydrogen atoms. This is normal butane and this is isobutane. Both have same formula. देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हाइड्रोजन. सेम हेयर 4 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 hydrogen. Both have different structure formulas but same molecular formula. That's why these are isomers of butane. Next question है हमारा, give reasons of followings. Carbon compounds are generally insoluble in or less soluble in water but soluble in organic solvents. So देखिए बेटा, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, ये भी हमने पढ़ा. कोवेलेंट बॉन्डिंग से जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है वो लेस स्ट्रांग होता है या हम ये कहें कि वो वीक होता है. वीक होने की वजह से वो अपने आयंस प्रोवाइड नहीं कर पाता, या हम ये कहें कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे डू नॉट कंटेन आयंस बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. That's why covalent compounds are non-polar. Covalent compounds जो हमारे होते हैं, carbon compounds are covalent compounds which are non-polar. Non-polar means no charged particle is present in these compounds. And water is polar solvent. Water is H2O. This is positive part, this is negative part. That's why it is polar solvent. Therefore, covalent compounds do not dissolve in water. But organic solvents are also non-polar, like benzene, toluene. These are again non-polar compounds. That's why organic compounds dissolve in organic solvents like oils, but not in water. Second question is, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अभी मैंने आपको बताया कि शेयरिंग से ये अपने कंपाउंड्स बना रहे हैं. ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, फॉर एग्जाम्पल CH4, दिस अट्रैक्शन फोर्स इज वेरी वीक. ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक होने की वजह से दे नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन दिस बॉन्ड. तो इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है. दैट्स वाई देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो. ऑन द अदर हैंड, आयनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl, दिस अट्रैक्शन फोर्स इज स्ट्रॉन्ग. दे नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन या टू चेंज देयर स्टेट. तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होगा और इनका लो होगा. Third question is, they do not conduct electricity. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं. हमें पता है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल मस्ट बी देयर, बट ये कोवेलेंट कंपाउंड्स are made by sharing of electrons. That's why there is no charged particle. Charged particles are not there. They do not give charged particle and do not conduct electricity. Carbon compounds are covalent compounds which do not provide ions or charged particle to conduct electricity because they form their bond by sharing of electrons. These three questions are very important. कहीं भी हमारे से एक एग्जाम्पल की होता है कि ये जनरली जो होते हैं हमारे कोवेलेंट कंपाउंड
गैसियस स्टेट में मिलते हैं, बिकॉज सेम इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि ये शेयरिंग से अपने बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, जिनको तोड़ना आसान है। थोड़ी सी ही एनर्जी दी जाए तो वो टूट जाएंगे और उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी। मेन जो इनका बेस है वो है इनकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं, वो वीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज क्या होती है एंड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स? तो देखिए बच्चों, होमोलोगस सीरीज इज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप एटम or group of atoms which provide property to a compound is called functional group. For example, alcohol group. This group of atom provide properties to alcohols. Ketone. This group provide properties to these compounds. तो these are called functional group. तो ऐसी फैमिली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जिनका फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो। फंक्शनल ग्रुप अगर सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, लेकिन फिर डिफरेंस क्या होगा कि दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज है। और क्या डिफरेंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर में? सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट और 14 मास यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, एल्केन is an homologous series. First member is methane, second member is ethane, third member is propane. Like this, all have single bonds. Alkane all have single bonds between carbon atom. देखिए, ये दो सक्सेसिव मेंबर्स हैं, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस है CH2 का। ये दो सक्सेसिव मेंबर्स हैं, इनके फॉर्मूला में डिफरेंस है CH2 का। तो टू सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर बाय CH2 इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जो ये CH2 से डिफर कर रहे हैं, तो मास में कितना डिफर करेंगे? CH2 का जो मास होगा वो ही डिफर करेगा। कार्बन मास 12 प्लस 2 हाइड्रोजन मास 2, दिस इज 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो these methane and ethane differ by CH2 by formula, but 14 atomic mass unit in mass. Same ethane and propane also differ by 14 atomic mass unit in mass and CH2 in molecular formula. तो ये हमारी इस तरीके से हम डेफिनेशन देकर और जो हमारे मेन की पॉइंट्स हैं उनको हम अंडरलाइन करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब वो होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हमारे से एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट द नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर या होमोलॉगी ऑफ ईच फॉलोइंग, या नेक्स्ट लोगोज ऑफ ईच मेंबर। तो फर्स्ट अब देखिए, हमें C2H4 का नेक्स्ट मेंबर लेना है। नेक्स्ट मेंबर लेना है एड CH2। व्हाट विल happen? C3H6 is obtained. तो next logos या next member is C3H6, like C4H6. Next member add CH2. C5H8 is next member. C3H8 add CH2. This is C4H10. This is propene, C3H6. This is pentyne,
alkyne family, and this is butane, alkane family. तो next member of this is प्रोपीन, इसका जो नेक्स्ट मेंबर है पेंटाइन, एंड इसका जो नेक्स्ट मेंबर है दिस इज ब्यूटेन. कुछ नहीं करना, नेक्स्ट लोगोस हमको निकालना है, CH2 ऐड कर दीजिए. प्रेडिसेसिव मेंबर पुराना पहले वाला अगर हमको निकालना है, फॉर एग्जांपल C3H7OH, इसका पहले वाला लोगोस लिखना है. इससे पहले वाला मेंबर अगर लिखना है -CH2 कर दीजिए. क्या हो गया ये C2H5OH, ये इससे पहले वाला मेंबर. तो नेक्स्ट लोगोस निकालिए, CH2 ऐड कर दीजिए, पहले वाला लोगो निकालना है तो -CH2 कर दीजिए. इस तरीके से क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर होल्स ऑफ गैस बर्नर हैव टू बी एडजस्टेड व्हेन द हीटेड वेसल गेट ब्लैकेंड बाय द फ्लेम. वाई? कभी कभी हमारे को जो गैस बर्नर होता है उसके जो पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है, सही करना पड़ता है. कब करते हैं हम ऐसा? कि जब जो फ्लेम हमारी निकल कर आ रही है उसकी वजह से जो हमारे वेसल्स हैं नीचे से काले हो रहे हैं. तो देखिए, कभी भी वेसल काला हो रहा है, जो फ्लेम सूटी फ्लेम आ रही है, सूटी फ्लेम का मतलब कार्बन पार्टिकल्स उसके साथ आ रहे हैं. इट मीन्स वो जो आपका हाइड्रोकार्बन है या जो वो फ्यूल है वो कंप्लीटली उसका कंबशन नहीं हो रहा है. कंप्लीटली कंबशन नहीं होने की वजह से अनबर्न्ड पार्टिकल्स कम आउट एंड मेक सूटी फ्लेम, और वो आपका जो वेसल है उसको नीचे से क्या कर देते हैं? काला. तो कंप्लीट कंबशन अगर हमें कराना है तो कंप्लीट कंबशन के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. अगर हमारे बर्नर के होल्स ब्लॉक हो रहे हैं, इट मींस प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट टेक प्लेस. तो उसको पूरा नॉट जो प्रॉपर ऑक्सीजन आपको नहीं मिल रही है, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, सूटी फ्लेम मिलेगी, नीचे से वेसल आपका काला हो जाएगा. तो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए, कंप्लीट कंबशन कराने के लिए होल्स आर एडजस्टेड. समटाइम्स होल्स ऑफ गैस बर्नर आर ब्लॉक्ड which provide insufficient amount of oxygen for combustion, which causes production of sooty flame. Sooty flame means contain unburnt carbon particles. Therefore, holes have to be adjusted to supply sufficient amount of oxygen for complete combustion. तो कभी भी कंबशन कराना है, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन होनी जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द नेम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन गिवन कंपाउंड्स. इन दोनों कंपाउंड्स में हमको फंक्शनल ग्रुप बताना है, कौन कौन सा है. तो देखिए, यहां पर आपको ये दो चीज कॉमन दिखाई दे रही है. ये मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे पास ये CO वाले जो हमारे सिलेबस में है, एक्चुअली 3 फैमिलीज हैं. फर्स्ट है कीटोन, सेकंड है एल्डिहाइड, थर्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड. देखिए बच्चों, कीटोन में भी आपको ये CO मिलेगा. कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट हो रही है, बची ये 2 वैलेंसीज. सेम यहां पर भी आपको CO मिलेगा, यहां भी 2 वैलेंसीज खाली हैं. यहां भी आपको COO मिलेगा, यहां भी 2 वैलेंसीज खाली है. अब क्या डिफरेंस क्या है फिर? यहां होगा कीटोन में हमेशा इस कार्बन के आसपास एक एक कार्बन आपको जरूर मिलेगा. इस कार्बन के दोनों तरफ एक एक कार्बन होना जरूरी है कीटोन में. यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सबसे छोटा कीटोन बनेगा वो 3 कार्बन्स का बनेगा, 2 कार्बन्स का कीटोन नहीं बन सकता.
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कार्बन के एक साइड H होना जरूरी है, दूसरी साइड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन्स H या C हो सकता है। अगर हमें एक कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है देन वी विल पुट H हेयर, 2 कार्बन्स का अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है देन वी विल पुट कार्बन हेयर। 3 कार्बन का अगर हमको एल्डिहाइड बना रहा है वी विल कंटिन्यू दिस चेन, इधर एक कार्बन लगाते जाएंगे। कहने का मतलब है एल्डिहाइड में CO के बाद एक H और इधर वाला जो एंड आपका खाली है वहां पर आप नंबर ऑफ कार्बन्स ऐड कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों एक कार्बन के साथ यहां एक ऑक्सीजन और एक H होगा। ये जो एंड है इस पर हम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन्स, सपोज हमें 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो 1 कार्बन ये हो गया, यहां हम लगाएंगे H। अगर हमें 2 कार्बन का बनाना है तो हम यहां पर 1 कार्बन लगा देंगे, 2 कार्बन हो गए। अगर हमें 3 कार्बन का बनाना है हम यहां पर 1 2 1 3 1 2 3 कार्बन हो गए। तो इन दिस वे ये तीनों जो आपकी ग्रुप्स हैं या होमोलोगस सीरीज हैं डिफर करती हैं। अब इस केस को देखिए, फर्स्ट केस को, ये कार्बन CO, इसके इधर भी R और इधर भी R। R का मतलब होता है कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप, मतलब वहां पर एक कार्बन तो पक्का है ही है, यानी कि यहां भी कार्बन है यहां भी कार्बन है, तो दिस इज कीटोन ग्रुप। यहां देखिए यहां R लगा हुआ है, यानी R का मतलब कोई ना कोई कार्बन है, और एक साइड H लगा है, दिस इज, तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। इन दिस वे हम इन तीनों को का डिफरेंस कर कर अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप हमने यहां लिखा कीटोन ग्रुप, एंड इसका जो फंक्शनल ग्रुप है इज एल्डिहाइड। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। देखिए आगे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया था। सेकंड, केमिकल टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। तो देखिए बेटा, इथेनॉल, इथेनॉल इज, देखिए इथेनॉल का अगर हम फॉर्मूला लिखें, इथेनॉल OL का मतलब अल्कोहल ग्रुप, एथ का मतलब 2 कार्बन, तो OL अगर लग रहा है तो OH हो गया यहाँ, और एथ का मतलब 2 कार्बन हो गए हैं, ये बन गया हमारा इथेनॉल, C2H5OH। दूसरा था हमारा इथेनॉइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड COOH, एथ मीन्स 2 कार्बन, 1 कार्बन इज दिस, 1 और हम लगा देंगे, वैलेंसीज हमारी पूरी हो गई, ये हो गया हमारा CH3COOH, इट इज इथेनॉइक एसिड। हमारे से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। केमिकल टेस्ट बताना है इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, इन दोनों में अंतर करने के लिए। तो आप ये देखिए, ये तो नाम से ही पता चल रहा है एसिड एंड इट इज न्यूट्रल, तो इसका टेस्ट है बाइकार्बोनेट टेस्ट। अगर हम यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो हमारा ये बन जाएगा CH3COONA प्लस H2O एंड CO2। यहाँ अगर हम डालते हैं Na2CO3, इट इज न्यूट्रल, देयर इज नो रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ CO2 गैस बन रही है, इट कम्स विथ ब्रिस्क एफरवेसेंस, बुलबुलों के साथ जो कोल्ड ड्रिंक में गैस निकलती है लाइक दिस, ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ गैस निकलेगी। उस गैस की टेस्टिंग के लिए हम उसको लाइम वाटर में ले जाएंगे, लाइम वाटर हमारा कैसा हो जाएगा, मिल्की। तो ये दो जो आपको अननोन कंपाउंड दिए गए हैं, आपको बता रखा है इसमें कि एक इथेनॉल है, एक आपका इथेनॉइक एसिड है।
बाइकार्बोनेट डाल दीजिए, जहां गैस निकल रही है, गैस का इवोल्यूशन हमें दिखेगा, बुलबुलों के साथ गैस निकल कर आएगी, इट मीन्स दैट इज इथेनोइक एसिड। जहां रिएक्शन नहीं हो रही है इज इथेनॉल। देखिए आंसर फिर बी, अ केमिकल टू टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल और इथेनोइक एसिड इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या है? एड सोडियम बाइकार्बोनेट टू बोथ सब्सटेंसेस, इथेनोइक एसिड प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द एफरवेसेंस टर्न्स मीन्स ये गैस क्या करेगी? लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये केमिकल टेस्ट है इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा? थर्ड क्वेश्चन था राइट अ केमिकल इक्वेशन, राइट अ केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट what happen when hydrogen gas is passed through unsaturated hydrocarbon in presence of nickel as a catalyst। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक C2H4, this is ethene, ene double bond H 2 carbon, hydrogen gas is passed, H2 is passed in presence of nickel catalyst। आपको पता है एल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एडिशन रिएक्शन ऐड कर देना है हमको यहाँ पर हाइड्रोजन को, ये एक बॉन्ड टूटेगा और आपका ये बन जाएगा H, ये तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगी, ये बन गया है हमारा इथेन। इतना लंबा अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला ना भी लिखना चाहें, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हैं। एडिशन रिएक्शन बहुत इजी होती हैं। देखिए इसी को अगर हम लिखें C2H4 प्लस हाइड्रोजन, निकल कैटलिस्ट डाला, क्या बन गया? C2H6। वेरी सिंपल, एडिशन करा रहे हैं, बस दो H जोड़ दिया हमने, बन गया हमारा एल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू एल्केन। This reaction is also used in commercial level to convert vegetable oil into vegetable ghee। देखिए वो रिएक्शन क्या है? कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, राइट केमिकल इक्वेशन विच इज इन्वॉल्व टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल बच्चों अनसैचुरेटेड, हायर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जब निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस उसमें पास कराई जाती है, दे अंडरगोज एडिशन रिएक्शन एंड दे फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड विच आर वेजिटेबल घी। वो रिएक्शन क्या है? एल्कीन हमें अनसैचुरेटेड शो करना है, तो अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड तो हमें दिखाना है। अब हायर है तो यहाँ H ना दिखाकर हम दिखा देंगे एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मीन्स number of carbon atoms are connected here, so these are higher number of carbon containing here, so these are vegetable oil। when hydrogen gas is passed in presence of nickel catalyst, this जो बॉन्ड है ये टूटेगा, और बॉन्ड टूटकर कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज, बस यहाँ हमको H लगा देना है और एक बॉन्ड कम कर देना है, ये बन गया हमारा वेजिटेबल घी। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ये इसका कमर्शियल यूज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशंस हमको कंप्लीट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की सारी केमिकल जो रिएक्शंस है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट आपको यहाँ ये दिख रहा है, ये कौन सा सब्सटेंस है? OH ग्रुप इज देयर, इट इज एल्कोहल, 2 कार्बन का है, दैट्स व्हाई इट इज इथेनॉल। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म किया जा रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4। देखिए फर्स्ट था हमारा ये
इथेनॉल C2H5OH, ये था कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस हीट. Concentrated H2SO4 is dehydrating agent. Concentrated H2SO4, it is dehydrating agent. Dehydrating agent which remove water molecule. कुछ नहीं करना बच्चों, यहां से H2O हटा दो. H2O को कम करने के बाद देखिए क्या बचता है, OH और एक H यहां से ले लो, क्या बचा, C2H4. H2O आपका रिमूव हो गया. तो ये हमारा था अल्कोहल. अल्कोहल में कौन सा, इथेनॉल. 2 कार्बन्स का था, 2 कार्बन का ही बन गया है आपके पास एल्कीन. इस एल्कीन का नाम क्या है, 2 कार्बन है, इट मीन्स इट इज इथीन. वेरी सिंपल, 2 कार्बन थे और 2 कार्बन पहले थे और 2 कार्बन का ही एल्कीन बना है. यानी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्कीन बाय डिहाइड्रेशन प्रोसेस. फॉर डिहाइड्रेशन वी विल यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज concentrated H2SO4. Next equation, CH3COOH. COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की सोडियम बाइकार्बोनेट से हम रिएक्शन करा रहे हैं. ये रिएक्शन अभी हमने पढ़ी थी. CH3COOH इथेनोइक एसिड, इथेन ई हटाकर ऑइक लगा देना है. इथेनोइक एसिड प्लस NaHCO3 बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट. आपको पता है जब एसिड बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं दे फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये हाइड्रोजन, ये इसका फंक्शनिंग हाइड्रोजन है. ये हाइड्रोजन ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है इथेनोइक एसिड की. ये हाइड्रोजन नहीं हटती है, ये हाइड्रोजन शो करती है. ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा. ये बनेगा यहाँ पर CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2. दिस इज सॉल्ट, सोडियम इथेनॉइड. water and carbon dioxide. Carbon dioxide comes with brisk effervescence. Brisk effervescence means बुलबुलों के साथ गैस निकलती है और इस गैस को अगर आप लाइम वाटर में पास कराएंगे तो लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाएगा. नेक्स्ट रिएक्शन इज CH4Cl2 सनलाइट. दिस इज मीथेन. सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं. Cl2 इसको डिस्प्लेस करेगा यहाँ पर हाइड्रोजन को. देखिए अगर मैं इसकी ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाऊं, मीथेन इज दिस, मीथेन इज दिस. क्लोरीन से हम रिएक्शन करा रहे हैं, कंडीशन है सनलाइट, सनलाइट जरूरी है. Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, Cl2 इसको डिस्प्लेस कर देगी. ये बनेगा यहाँ पर, ये बाहर निकल जाएगा आपका, ये बनेगा आपका H और यहाँ आ गया Cl. ये H और बची हुई Cl बनाकर HCl. तो ये बन गया आपका CH3Cl प्लस HCl. तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई. यहाँ आ जाएगा CH3Cl प्लस HCl. व्हाट इज नेम, क्लोरो, 1 carbon, methane. This is chloromethane. This is substitution reaction. जहां क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को हटा दिया है, that's why it is called substitution reaction. Write the name of followings. नाम बताने हैं हमको. देखिए नेमिंग बहुत इजी है. अगर हम लोगों ने सारे फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग अगर हमने पढ़ी हो तो इट इज़ वेरी इजियर. आप देखिए हमें 2 चीज़ें नेमिंग करते हुए देखनी होती हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं एंड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. 2 चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी होती है तो हम आराम से इनका नाम दे सकते हैं. देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा है दिस इज फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड.
कार्बोक्सिलिक एसिड की जब भी नेमिंग करते हैं तो लास्ट में लगाना होता है हमें ओइक सफिक्स। अब देखना है कार्बन एटम कितने हैं। कार्बन एटम है 1 2 3, ये कार्बन एटम भी हमको ऐड करना होता है। 3 कार्बन एटम्स आर देयर। 3 कार्बन एटम्स मीन्स कौन सा एल्केन? प्रोपेन। इस प्रोपेन की स्पेलिंग में से ई हटा देंगे हम और सफिक्स लगा देंगे ओइक एसिड, तो ये हमारा बन गया है नाम प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। इसकी अगर हमें नेमिंग करनी है, अगेन फर्स्ट वी आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फंक्शनल ग्रुप इज ब्रोमीन, हेलोजन ग्रुप, एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 2। हेलोजन की नेमिंग करते टाइम हमें प्रीफिक्स लगाना है, पहले लगाना है। तो ब्रोमीन है तो हम लिखेंगे ब्रोमो, क्लोरीन होता हम लिखते क्लोरो, आयोडीन होता हम लिखते आयोडो, फ्लोरीन होता हम लिखते फ्लोरो। ये चारों मैंने आपको हेलोजन्स बोले, तो जो भी हमारा हेलोजन लगा हो उसके अकॉर्डिंग उसको ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो या फ्लोरो लिखेंगे। उसके बाद कितने कार्बन है? 2 कार्बन आर देयर। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से जो एल्केन बनता है उस पूरे का नाम ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्रोमो इथेन एंड नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन का हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए देखिए बच्चों, हमें इथीन नाम दिया है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस इथीन 2 कार्बन। अच्छा, इथीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन। ये कौन से ग्रुप का है? एल्कीन। एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इथीन मीन्स 2 कार्बन, 2, तो हाइड्रोजन कितना होगा अपने पास? 2 × 2 4। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा था, अगर नहीं दे तो जनरल फॉर्मूले से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इसका बनाते हैं हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो देखिए अगेन 2 कार्बन है, एल्कीन है। एल्कीन का मतलब ही होता है कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। कार्बन कार्बन के बीच हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो चुकी हैं, 2 और बची, वो दोनों पर हमारी 2 हाइड्रोजन लग गई। सेम हेयर इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो रही हैं, 2 बच रही हैं, वहां एक एक हाइड्रोजन लग गया। ये है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, this is structure formula, but question is asking electron dot structure। वेरी सिंपल। अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमें बनाना आता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसान है। आप जिस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन लिखे हैं बिल्कुल वैसे ही कार्बन हाइड्रोजन लिख लीजिए। सिंगल बॉन्ड के लिए आप 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, डबल बॉन्ड है 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड था 2 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आप बनाएंगे। अब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक हाइड्रोजन एटम को लेकर सर्कल कर लीजिए। सेम सारे हाइड्रोजन को ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सर्कल कर दीजिए। कार्बन को रिक्वायरमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि हाइड्रोजन का तो फर्स्ट शेल होता है, डुएट कंप्लीट होना चाहिए, तो उसका डुएट कंप्लीट हो गया। कार्बन जो है उसका सेकंड शेल है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सर्कल कर दीजिए। ये कार्बन, इसके आसपास के 8 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 एंड 2 8। जब सर्कल कर रहे हैं तो कोई दूसरा एलिमेंट उसमें नहीं आना चाहिए, ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस
In this way we can draw the electron dot structure. हमें फंक्शनल ग्रुप वगैरह अगर सब पता है, हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने में अगर हम कंफर्टेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आसानी से बनाई जा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपाउंड दिस एंड आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप. वेरी सिंपल, कंबाइन कर कर लिखिए C2H5OH. पूछा नेम द कंपाउंड. अब देखिए नेमिंग वेरी इजी. एल्कोहल ग्रुप पहचान में आ रहा है, 2 कार्बन हमें पहचान में आ रहे हैं. 2 कार्बन मीन्स इथेन. इथेन में से अगेन ई हटाओ, सफिक्स लगेगा OL. एल्कोहल में सफिक्स लग OL, तो ये बन गया है हमारा इथेनॉल. तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेनॉल. तो हमें आंसर देना है. इसने पूछा है हमारे से, नाम पूछा है और साथ ही फंक्शनल ग्रुप पूछा है. तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा इथेनॉल, सेकंड आंसर हो जाएगा हमारा एल्कोहल ग्रुप. ए के 2 आंसर्स हैं, फर्स्ट इथेनॉल, सेकंड इज एल्कोहल ग्रुप. नाउ वी टेक सेकंड क्वेश्चन. एन ऑर्गेनिक एसिड. देखिए ऑर्गेनिक एसिड X इज लिक्विड विच ऑफन फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर टाइम. वैसे तो लिक्विड है, लेकिन विंटर्स में जब 17 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर हो जाता है तो ये फ्रीज हो जाता है. इन कोल्ड कंट्रीज हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो मैनी हिंट्स आर गिवन हियर. C2H4O2 ऑन वार्मिंग विथ ethanol in presence of few drop of concentrated H2SO4, a compound Y with a sweet smell is formed. बहुत सारी अपने को आइडेंटिफिकेशन दे रखी है. क्वेश्चन क्या है देखिए, आइडेंटिफाई X एंड Y, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन. देखिए बच्चों X कंपाउंड है, ओके. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है हमको X का C2H4O2, है ना. अब ये कह रहा है कि कोल्डर रीजन्स में ये जम जाता है. तो पहला हिंट तो हमें यही समझ में आ रहा है कि ऐसा कौन सा है जो कोल्डर रीजन्स में जम जाता है. दिस इज इथेनॉइक एसिड. फिर उसने ये भी कि इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराओगे तो फ्रूटी स्मेल के साथ सब्सटेंस बनेगा. फ्रूटी स्मेल जो सब्सटेंस बना रहा है, फ्रूटी स्मेल के साथ बनते हैं हमारे एस्टर्स. और एस्टर तभी बनते हैं जब इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है किससे, या कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है किससे, एल्कोहल से. तो 2 कार्बन है और 2 ही ऑक्सीजन है. और देखिए 2 ऑक्सीजन, हमारे सिलेबस में 2 ऑक्सीजन वाला जो फंक्शनल ग्रुप है मेन 2 है, एस्टर एंड एसिड. तो एस्टर तो ये बनाएगा, तो वो तो होगा नहीं, ये है एक एसिड. तो देखिए बच्चों इसका फॉर्मूला बना लो सीधा. एसिड का फॉर्मूला तुमको पता है COOH. एक कार्बन तो यहाँ यूटिलाइज हो गया, एक बचा, उस कार्बन को यहाँ लगा दो, उसके साथ अपने बचे हुए H जुड़ गए. तो ये X है, दिस इज CH3COOH. और इसका नाम हो गया है, 2 कार्बन है इथेन, ई हटाया, ऑइक लगाया, इथेनॉइक एसिड. X इज इथेनॉइक एसिड. X हमारा आइडेंटिफाई हो गया है. व्हाट इज Y? अब देखिए Y में क्या करवा रहा है वो, कि वार्मिंग विद इथेनॉल, इथेनॉल के साथ इसको वार्म करना है. तो इथेनॉइक एसिड को यहां हम रिएक्शन लिख लेते हैं अलग से, CH3COOH with ethanol. Ethanol 2 carbon, all means OH. वार्म करा रहे हैं हम, heat with presence of concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 अभी मैंने आपको बताया it is dehydrating agent. तो वो यहाँ से आपका वाटर निकाल लेगा. वाटर निकालने की वजह से यहाँ पर ये बॉन्डिंग बन जाएगी, यहाँ से ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, H2O बना. अब देखिए यहां बचा क्या, CH3COO. CH3COO ये यहां आ जाएगा, C2H5 प्लस H2O.
देखिए ये एक तरीके से आपकी जो हुई है डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन है, इथेनोइक एसिड इथेनॉल, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने डाला, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, निकल गया, कैसे निकला, इसका H और OH यहां से ये हट गए, ये स्पेस खाली हुई, हमने पहले ये लिखा CH3COO, वहां से H हटा था, उस H की जगह आ गया C2H5 और ये बन गया हमारा H2O। जैसे ही रिएक्शन होने लगेगी हमारे पास फ्रूटी स्मेल आने लगेगी। फ्रूटी स्मेल इज द साइन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, तो दिस इज एन एस्टर। तो Y जो हमारा बना है वो है हमारा एक एस्टर। तो इसका जब हम आंसर देंगे तो हमको X और Y ऐसे अलग अलग लिखेंगे। फर्स्ट का आंसर X आपने लिख दिया, Y लिख दीजिए, ये है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर डालिए, केमिकल इक्वेशन लिखिए, इस तरीके से आपको ये आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। देखिए बच्चों, आपको टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, वन हैव सैचुरेटेड कंपाउंड, वन हैज अनसैचुरेटेड, दोनों में दो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है, बट वी डोंट नो कि किसमें क्या है। हमें कैसे पता लगाएं? पुट ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर डालिए, ब्रोमीन वाटर का कलर होता है ब्राउन। ब्रोमीन वाटर का कलर जिस टेस्ट ट्यूब में डिसअपियर हो जाए, इट मीन्स इट इज अनसैचुरेटेड। क्यों? अभी आपको मैंने बताया था, जैसे C2H4 है अनसैचुरेटेड, जब ये ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा एडिशन रिएक्शन होगी और ये बनाएगा C2H4Br2। जब ये C2H4Br2 यानी एडिशन रिएक्शन हो जाएगी तो ब्रोमीन का कलर डिसअपियर हो जाएगा। बट जो सैचुरेटेड होते हैं एल्केन्स, वो एडिशन रिएक्शन शो करते नहीं है, वहां आप ब्रोमीन डालोगे तो देयर इज नो चेंज इन कलर, तो दिस इज कॉल्ड ब्रोमीन टेस्ट। अनसैचुरेटेड ब्रोमीन टेस्ट इज डन, ब्रोमीन टेस्ट अंडरलाइन करेंगे, टू डिस्टिंग्विश सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। व्हेन वी ऐड ब्रोमीन वाटर इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस and bromine color of bromine is not changed, but we put bromine water in unsaturated, addition reaction takes place and brown water of bromine is disappeared। एल्केन या सैचुरेटेड में ब्रोमीन कलर का डिसअपियर नहीं होगा क्योंकि एडिशन रिएक्शन नहीं हो रही है, सैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते। बट अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन में अगर आप ब्रोमीन डालोगे कलर डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि वहां पर एडिशन रिएक्शन होगी। यस, what would be observed on adding 5% solution of alkaline potassium permanganate? देखिए बेटा, कहां पर? एल्कोहल में, दिस इज इथेनॉल। आप एल्केलाइन कैमनोफोर डाल रहे हो, इसका कलर होता है पर्पल और ये होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपने इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया है, ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएगी और ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से एक ऑक्सीजन ऑलरेडी था आपके पास, एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया है, तो आप देखिए COOH ग्रुप आ गया इसमें, और COOH ग्रुप आते ही एक कार्बन तो COOH ग्रुप बना लिया और एक बचा, वो बन गया है आपका CH3, तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा। इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन अगर कराते हो, बहुत सिंपल है बच्चों, एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी थी, एक ऑक्सीजन और आ गई, दो ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप है अपना एसिड। कुछ नहीं करना हमें एसिड ग्रुप लिख देना है, COOH हमने लिख दिया।
यहां से एक कार्बन आपका इसमें काम आ गया, बचा एक कार्बन, उस एक कार्बन से आपका ये CH3 बन गया। तो जितने कार्बन का आपका अल्कोहल था उतने ही कार्बन का एसिड बनेगा। तो अल्कोहल, अच्छा इसके कलर का क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है तो इसका जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर होने लगेगा। इट मीन्स ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। राइट द नेम ऑफ कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, दिस इज इथेनॉइक एसिड। तो फर्स्ट था व्हाट वुड ऑब्जर्वेशन ये होगा, कलर डिसअपियर हो जाएगा, और सेकंड में जो पूछा है हमारे से कि क्या कंपाउंड बनेगा, ये हमारा कंपाउंड उसके अंदर बनेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई आर सोप इनइफेक्टिव इन हार्ड वाटर। तो देखिए पहले क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। देखिए बच्चों, सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल आर COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। इस सॉल्ट की थोड़ी अलग सी नेचर होती है, दो पार्ट्स होते हैं इसके, माइनस प्लस। ये जो पार्ट है इस पर आपको चार्ज दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोलर पार्ट, एंड दिस इज नॉन पोलर। जो नॉन पोलर पार्ट है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ठीक है। अब पोलर पार्ट अभी आपको हमने बताया था पहले क्वेश्चन में कि पोलर पार्ट होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाटर लविंग। ये जो नॉन पोलर है ऑयल में डिसॉल्व हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑयल लविंग। तो वाटर लविंग को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब अगर हम किसी कंटेनर में वाटर डाला, इसमें हमने सोप सॉल्यूशन डाला, तो अच्छा इसका सिंबल क्या है, सिंबल इसका हम ये बनाते हैं इस तरीके से, ये जो है ये पोलर पार्ट है और ये पूरी जो है वो है नॉन पोलर। तो होगा क्या कि सारे मॉलिक्यूल्स पानी में, ये वाटर में सारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज होंगे, कारण हाइड्रोफिलिक पार्ट टुवर्ड्स वाटर, हाइड्रोफोबिक अवे फ्रॉम वाटर। जब आप इस कंटेनर में कोई गंदा कपड़ा डालते हैं तो ये डर्ट की नेचर होती है ऑयली। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे आर रीअरेंज्ड कैसे होंगे, अब नॉन पोलर पार्ट आ जाएगा गंदगी की तरफ एंड पोलर पार्ट आ जाएगा अवे फ्रॉम डर्ट। दीज पोलर पार्ट्स आर क्लोजर एंड दे रिपेल ईच अदर। जब ये रिपेल करेंगे तो ये डर्ट पार्टिकल को सॉल्यूशन से बाहर निकाल लाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि आपका क्लॉथ इधर है, डर्ट पार्टिकल आपका यहाँ आ गया है और इसके आगे आपके ये इस तरीके से सारे सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाएंगे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसेल स्ट्रक्चर। डर्ट पार्टिकल के चारों ओर सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज हो गए, दिस इज कॉल्ड मिसेल स्ट्रक्चर। पोलर पार्ट्स अगेन क्लोजर, दे रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे, उसकी वजह से ये डर्ट पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। जब ये छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, बहुत छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल्स में टूट गया है, हर एक पार्टिकल के चारों ओर अगेन ये सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाएंगे, यानी कि अब बहुत सारे छोटे छोटे मिसेल स्ट्रक्चर्स इसके अंदर बन जाएंगी। सारी मिसेल स्ट्रक्चर्स के पोलर पार्ट पास पास आ रहे हैं, ऑल मिसेल्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को अलग अलग करेंगी, जिसकी वजह से ये जो गंदगी है या डर्ट है वो नीचे सेटल नहीं हो पाएगी एंड इट रिमेन्स इन सस्पेंडेड फॉर्म, कोलाइडल फॉर्म। सस्पेंडेड फॉर्म में ये
पानी में ही रहेगी और आपका जो क्लॉथ है वो क्लीन हो जाएगा। तो ये जो आपका सोप मॉलिक्यूल था उसके डिफरेंट नेचर की वजह से ये क्लीनिंग कर पा रहा है। क्या प्रिंसिपल है कि इसका पोलर पार्ट हाइड्रोफिलिक है, नॉन पोलर पार्ट हाइड्रोफोबिक है। तो ये दो अलग अलग नेचर होने की वजह से ये गंदगी को या डर्ट को इजीली क्लीन कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप वो क्लीनिंग एक्शन करता है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं हम इसका। इन हार्ड वाटर क्वेश्चन है वाई आर सोप इनइफेक्टिव इन हार्ड वाटर। तो देखो बेटा, हार्ड वाटर में जो सोप है वो फोम नहीं बना पाता। हार्ड वाटर वही होता है जिसमें सोप से फोम नहीं बनता, झाग नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। व्हेन सोप रिएक्ट विद देम, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम आयन इज प्रेजेंट एंड सोप आपने उसके अंदर डाला, तो ये क्या बना लेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यहाँ पर, ये बना लेगा RCOO होल ट्वाइस CA प्लस Na का सॉल्ट जो भी बनाएगा। ये तो सॉलिड, ये लेकिन जो सब्सटेंस है ये कैसा है? इनसॉल्यूबल, और इसको हम कहते हैं स्कम। Calcium, magnesium salts are present. When soap added this water, it react with salt and form insoluble scum. This is keyword. Insoluble scum बनाया, scum बनकर सोप आपका नीचे सेटल हो गया है। सोप आपका सारा सेटल हो गया तो वहां पर आपके झाग नहीं बनेंगे और ये इनइफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। अच्छा, हार्ड वाटर में अगर हमको क्लीनिंग करनी है तो हम क्या करते हैं? सोप की जगह डिटर्जेंट यूज करते हैं। डिटर्जेंट जो सॉल्ट बनाते हैं, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे कैन क्लीन द क्लॉथ, और क्लीनिंग काम का जो काम है वो कर पाते हैं। बट डिटर्जेंट कॉजेज पॉल्यूशन बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप अगर डिटर्जेंट वाला वाटर नेचर में ऐसे ही छोड़ देंगे, लंबे टाइम तक डिग्रेड नहीं होगा और वो पॉल्यूशन करेगा। तो आंसर, सिंथेटिक डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो डिग्रेडेबल, वही जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ दें, जिनको नहीं तोड़ पाए नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बैक्टीरिया वगैरह से टूटेगा नहीं, कैन रिमेन इन वाटर फॉर ईयर्स, लंबे टाइम तक ये एनवायरमेंट में बना रहेगा और पॉल्यूशन करेगा। आई थिंक बच्चों इस चैप्टर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हुई होंगी। आप इन्हें देखिए, समझिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू।